दूसरे हाफ के 10 मिनट बाद कोरियन कोच सोचते हैं कि इस हाफ में तो गेम पूरी तरह बदल गया है। जर्मनी ने अपना फॉर्मेशन 4-4-2 से बदलकर 3-5-2 कर लिया है, यानी अब उनके पास मिडफील्ड में 5 खिलाड़ी हैं। लगता है अब वो मिडफील्ड पर पूरा कंट्रोल लेना चाहते हैं। टॉलगर अब एक डिफेंसिव मिडफील्डर की तरह खेल रहा है। इसका मकसद डिफेंस को मजबूत करना और होयों के ब्रेक थ्रूज को रोकना है। और सबसे जरूरी बात, जैसे ही टोनी क्रूस मैदान में आया है, जर्मनी ने तेज अटैक करना शुरू कर दिया है। वो छोटे और एकदम एक्यूरेट पासेस से स्पेस बना रहा है। इससे अचानक होने वाले अटैक्स बढ़ गए हैं और गेम का टेम्पो तेज हो गया है। टोनी क्रूस की प्रिसाइज बिल्डअप की वजह से कोरियन डिफेंस जैसे खिलौना बन गई है। पूरा स्टेडियम उनकी परफॉर्मेंस को सांस रोककर देख रहा है। टोनी क्रूस बॉल को मुलर के सामने खाली जगह में पास करता है। मुलर आसानी से डिफेंडर को चकमा देता है और बॉल लेने के लिए दौड़ता है। कोरियन डिफेंडर थोड़ी देर के लिए सुस्त पड़ गया था, उसने ध्यान नहीं दिया और इसी का फायदा मुलर ने उठा लिया। अब बॉल मुलर के पास है, जो सीधे गोलकीपर के सामने खड़ा है। गोलकीपर टेंशन में है क्योंकि उसे पता है कि अब तो उसकी लग गई है। आखिरकार मुलर बॉल को हिट करता है और गोल कर देता है। जर्मनी का स्कोर 1-1 से बराबर हो जाता है। गेम फिर से शुरू की स्थिति में आ जाता है। अब साउथ कोरिया की टीम पैनिक करने लगती है। कोरियन कप्तान बदले हुए माहौल को देखकर परेशान है और सोच रहा है कि जर्मनी को कैसे रोका जाए। उसे वो प्ले याद आता है जब टोनी ने मुलर को उसके सामने खड़े होकर पास किया था। वो खुद पर गुस्सा करता है कि वो टोनी के पासेस को रोक नहीं पाया। वो अपने बैंड को छूता है और खुद को कोसता है। तभी पीछे से होयोंग आता है और कहता है, हमें उसे रोकने के लिए दिमाग लगाना होगा। मुलर एक ऐसा खिलाड़ी है जो स्पेस इन्फिल्ट्रेशन में माहिर है। अगर तुम उसे सिर्फ आंखों से फॉलो करोगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए तुम्हें उसका मूवमेंट पहले से प्रिडिक्ट करना होगा। कप्तान को होयोंग की बात समझ आ जाती है। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, हम तुम्हें पूरा सपोर्ट देंगे। गेम फिर से शुरू होता है। टोनी क्रूस के पास बॉल है। वो सोच रहा है कि वो उसकी टीम में बॉल किसको पास करे जो उसे गोल में तब्दील कर सकता है। दूसरी तरफ कोरियन कप्तान मुलर को बॉडी प्रेस कर रहा है। मुलर को तुरंत एहसास होता है कि कप्तान की चाल पहले से अलग है, तो वो खुद की मूवमेंट और कॉम्प्लिकेट कर देता है ताकि कप्तान प्रिडिक्ट ना कर सके। वो एक दिशा में जाने की कोशिश करता है। कप्तान सोचता है, मैं तेरी चाल पढ़ सकता हूँ, अब तो मुझे आसानी से पास नहीं कर पाएगा। लेकिन अचानक कप्तान को समझ आता है कि मुलर ने उसे चकमा दे दिया है और वो उल्टी दिशा में दौड़ गया है। जैसे ही कप्तान उसे पकड़ने भागता है, तभी एक और जर्मन खिलाड़ी कप्तान के सामने आकर स्क्रीन कर देता है। इसके साथ ही जर्मनी की टीम एक परफेक्ट स्विच प्ले करती है। टोनी इसी मौके का इंतजार कर रहा था और अब वो बॉल मुलर को पास कर देता है। मुलर बॉल को रिसीव करता है और डायरेक्ट किक से गोल कर देता है। जर्मनी अब 2-1 से गेम में लीड ले लेता है। होयोंग सोचता है, ये टोनी क्रूस का एक और असिस्ट था। वो हर स्थिति में मौका बना रहा है। हमें अपनी डिफेंस को और मजबूत करना होगा ताकि उसे रोका जा सके। लेकिन अगर मैं डिफेंस कवर करने लगूं तो मेरी स्टेमिना नहीं टिकेगी। मुझे अटैकिंग पर ही फोकस करना होगा। एक मौका जरूर आएगा। जर्मनी का कोच साइडलाइन से टीम की परफॉर्मेंस देखकर खुश है। वो सोचता है, मैं टेंशन में था कि गेम का क्या होगा, लेकिन अगर हम एक और गोल कर लें तो जीत पक्की हो जाएगी। वो टोनी क्रूस की तरफ देखता है और सोचता है, मैं तुझ पर काउंट कर रहा हूँ। दूसरी तरफ टोनी क्रूस बहुत शांत और कंपोज्ड होकर बॉल के साथ आगे बढ़ रहा है। वो बहुत कैलकुलेटेड तरीके से देखता है कि बॉल किसे पास करनी चाहिए। उसे अचानक एक ऐसा रास्ता दिखता है जिससे सीधा गोल हो सकता है। वो बॉल मुलर को पास करता है, जो उस गोल स्कोरिंग रूट के आखिर में खड़ा है। लेकिन जैसे ही मुलर बॉल पकड़ने वाला होता है, कोरियाई कप्तान उस रूट को कट करता है और पूरी ताकत से बॉल को ब्लॉक कर देता है। कोच तिलमिला उठता है। वो सोचता है, अगर मुलर को बॉल मिल जाती तो गोल आराम से हो जाता। लेकिन उसका गुस्सा हैरानी में बदल जाता है क्योंकि अब कोरिया काउंटर अटैक कर रहा है। ली बॉल होयोंग को पास करता है और होयोंग बड़े स्टाइल में बॉल को पकड़ता है। जर्मनी टीम के प्लेयर्स चिल्लाते हैं, होयोंग को किसी भी हाल में रोको। अब होयोंग के सामने टॉलगर है जो डिफेंसिव मिडफील्डर की पोजीशन में है। होयोंग टॉलगर को देखता है और सोचता है, मैं टॉलगर के टैलेंट लेवल को बहुत पहले पार कर चुका हूँ। टॉलगर का टैलेंट पहले से ज्यादा बढ़ा भी नहीं है। अब अगर मुझे उसे अपनी काबिलियत से पूरी तरह हराना है तो मुझे ये मैच जीतना होगा। होयोंग जानता है कि वो टॉलगर को हरा सकता है। वो अपने शरीर के फेक मूव्स, बॉडी फेंट्स और बेहतरीन ड्रिबलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। वो बॉल को अपनी हील से आगे बढ़ाता है और अचानक दिशा बदलते हुए सुपर ह्यूमन स्पीड से आगे बढ़ता है। अब टॉलगर सिर्फ गोलकीपर की तरफ चिल्ला रहा है, उसे गोल मत करने देना। गोलकीपर जवाब देता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत टेंशन में है, जैसे बच्चा अपने सबसे कठिन एग्जाम में बैठा हो। होयोंग पूरे फोकस के साथ बॉल हिट करता है और गोल कर देता है। मैच खत्म होने से ठीक पहले कोरिया 2-2 से बराबरी कर लेता है। कोरियन टीम गोल का जश्न मनाती है और होयोंग की स्कोरिंग एबिलिटी भी और बेहतर हो जाती है। जहां होयोंग और उसकी टीम खुश है, वहीं टॉलगर बेहद निराश है।
वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। मुलर उसके पास आता है और कहता है, मैंने कहा था ध्यान मत हटाना, और इसी के साथ मैच ड्रॉ हो जाता है। दोनों टीमों ने 2-2 गोल किए। इस मैच को ड्रा करके अब कोरिया सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। पूरी टीम इस सफलता का जश्न मनाती है। फ्रांस को हराने के बाद और जर्मनी से ड्रॉ करने के बाद सेमीफाइनल तक पहुंचना उनका सपना था, जो अब पूरा हो चुका है। कप्तान होयोंग के पास आता है और कहता है, बहुत अच्छा काम किया। होयोंग जवाब देता है, मैंने तुम पर भरोसा किया था, मुझे पता था कि तुम मुलर को जरूर रोक लोगे। कप्तान कहता है, हालांकि क्रेडिट लेना अच्छा लगता है, लेकिन मैंने इसे किस्मत पर छोड़ दिया था। होयोंग मुस्कुराकर जवाब देता है, किस्मत भी एक स्किल होती है। अचानक टोनी क्रूज पीछे से आता है और होयोंग की तरफ देखकर अपनी शर्ट उतार देता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत अच्छा गेम था। होयोंग टोनी के इस जेस्चर से बहुत प्रभावित होता है। वो सोचता है, भले ही उसकी टीम का भविष्य अब अनिश्चित हो गया है, लेकिन वो हार को बहुत शांति और स्वीकृति से स्वीकार कर रहा है। क्या कमाल का इंसान है। मैं एक दिन इसके साथ एक ही टीम में खेलना चाहता हूँ। वो उत्साहित होकर टोनी से शर्ट एक्सचेंज करता है। बाद में फ्रांस ने आइवरी कोस्ट को हराकर दूसरा स्थान प्राप्त किया और ग्रुप ए से कोरिया और फ्रांस ने सेमीफाइनल्स में जगह बना ली और पावर हाउस जर्मनी बाहर हो गया। कोरिया और जर्मनी के बीच हुए मैच का मैन ऑफ द मैच टोनी क्रूज भी हो सकता था, जिसने 2 असिस्ट किए, या मुलर जिसने 2 लगातार गोल किए, लेकिन टेक्निकल कमेटी ने ये टाइटल होयोंग को दिया। अपने रूम में होयोंग अपना सिस्टम देख रहा है। उसने 3 खिलाड़ियों की टैलेंट्स पाने की शर्तें पूरी कर ली हैं। अब वो मैक्स की शार्प प्रिडिक्टिव एबिलिटी, मुलर का जीनियस लेवल फुटबॉल आईक्यू और टोनी क्रूज की प्रीसाइज एंड फास्ट किक कॉपी कर सकता है। होयोंग खुशी से झूम उठता है। वो सोचता है, एक ही गेम में 3 ए लेवल टैलेंट्स मिलना अविश्वसनीय है। फिर वो खुद को शांत करता है और लेट जाता है। वो सोचता है, ये काफी नहीं है, मैं अपना पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट चैंपियनशिप चाहता हूँ। कोरिया में होयोंग हर अखबार की फ्रंट पेज पर है। हर कोई इस खबर से बहुत उत्साहित है कि साउथ कोरियन अंडर 16 टीम ने ग्रुप ए में पहला स्थान हासिल किया है। होयोंग ने अभी तक 3 मैचों में 5 गोल किए हैं और उसका नाम अब टॉप स्कोरर की रेस में मुलर के साथ जुड़ चुका है। एक कोरियन आदमी न्यूज़पेपर स्टैंड पर यह खबर पढ़कर बहुत खुश दिख रहा है। वो सारे अखबार खरीद लेता है जिनमें कोरिया और होयोंग की उपलब्धियां छपी होती। वो सोचता है, काश मेरे पास भी ऐसा बेटा होता। दूसरी ओर स्पेन में रियल मैड्रिड का स्काउट एंटोनियो हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट मिशेल से बात कर रहा है। मिशेल पूछता है, मैंने तुम्हें कुछ अच्छे प्लेयर्स ढूंढने भेजा था और तुम बस एक 13 साल का बच्चा लेकर लौटे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये बच्चा, जिसका नाम होयोंग है, फर्नांडो टोरेस के लेवल का है? जिसको नहीं पता, फर्नांडो टोरेस एक स्पेनिश फुटबॉलर है जो अपनी गोल स्कोरिंग एबिलिटी के लिए काफी फेमस था। मिशेल कहता है, चाहे होयोंग के पैर कितने भी तेज क्यों ना हो, ये उस लेवल पर नहीं है जो हम चाहते हैं। एंटोनियो जवाब देता है, बहस बंद करो और रिपोर्ट देखो। इसने ब्राजील की अंडर 15 फर्स्ट स्ट्रिंग टीम में खेला है, जिसने इस साल ट्रेबल भी जीता। ऊपर से इसने कुल 40 गोल किए हैं। मिशेल ये आंकड़े सुनकर चौंक जाता है। एंटोनियो आगे कहता है, साथ ही इसकी माँ शादी से पहले स्पेनिश नेशनलिटी रखती थी, इसलिए होयोंग को पुर्तगाली बोलनी आती है। वो जल्दी ही स्पेनिश भी सीख जाएगा। मिशेल कहता है, बिल्कुल ये प्लेयर काफी अपीलिंग है, लेकिन मुझे होयोंग की परफॉर्मेंस पर रेगुलर रिपोर्ट्स चाहिए। एंटोनियो मुस्कुराते हुए सारी डिटेल्स देता है और कहता है, ये टैलेंट वाकई रिक्रूट करने के लायक है, इस पर सारे क्लब्स की नजर है। मिशेल हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, जल्दबाजी मत करो, अगर वो फाइनल्स तक पहुंचता है तब बात करते हैं। एंटोनियो तेज मुस्कान के साथ कहता है, तो फिर ये तय ही समझो, ये बच्चा जरूर फाइनल तक पहुंचेगा। ये बच्चा एक मॉन्स्टर है। कोरिया के ग्रुप मैच खत्म हो चुके हैं और अब उनका मैच जापान से है, जो एक अलग ग्रुप की टीम है। मैदान में होयोंग सोचता है, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मौसम भी अच्छा है। वो जापान की टीम के एक्का को देखता है, जिसका नाम शिंजी है। उसे 3 साल पहले की बात याद आती है जब कोरिया ने जापान की अंडर 13 टीम को हराया था। उस जीत के बाद शिंजी होयोंग के पास आया था और संकल्प लिया था कि अगली बार वो होयोंग को हराएगा। अब वो होयोंग के पास आता है और ठोस आवाज में कहता है, मैंने कहा था इस बार मैं जीतूंगा। होयोंग गीगा चैट जैसी मुस्कान के साथ कहता है, गुड लक। वो शिंजी की टैलेंट स्कैन करता है और देखता है कि एक स्पेशल कंडीशन लिखी है। ये एक फेटेड गेम है, अगर तुम जापान को 3 या उससे ज्यादा गोल से हराओ तो तुम शिंजी की पोटेंशियल हासिल कर सकते हो। होयोंग समझ नहीं पाता कि ये पोटेंशियल क्या चीज है। वो सोचता है, मैंने इससे पहले कभी ये नहीं देखा। फिर सोचता है, जो भी है, मुझे बस गेम जीतने पर फोकस करना है। कोरिया बनाम जापान का मैच शुरू होता है।
कमेंटेटर कहता है कुछ बहुत अजीब हुआ है। कोरिया ने गेम की शुरुआत एक डिफेंसिव फॉर्मेशन से की है जिसमें 4 डिफेंडर्स, 5 मिडफील्डर्स और सिर्फ एक फॉरवर्ड है। कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोरिया एक अग्रेसिव अटैक करेगा। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। कोरियन हेड कोच सोचता है सामने वाली टीम डिफेंस में बहुत स्पेशलाइज्ड है, हमें जीतने के लिए पक्की रणनीति अपनानी होगी। उसे याद आता है लॉकर रूम में होयोंग ने जब ये डिफेंसिव फॉर्मेशन स्ट्रेटेजी सुनी थी तो पूछा था क्या हम शुरुआत से पूरा जोर नहीं लगा सकते। कोच ने कहा था दूसरी टीम डिफेंस और काउंटर अटैक दोनों में एक्सपर्ट है, हमें बहुत सावधानी से खेलना होगा और डिफेंस पर फोकस करना होगा। उसने सियोक को आगे भेजा और होयोंग और ली को मिडफील्ड में साइड्स पर रखा। उसकी प्लानिंग थी कि शुरुआत में एनर्जी बचाकर फिर होयोंग और ली की मदद से पूरा गेम कंट्रोल किया जाए। इस तरह वे दूसरी टीम के तेज अटैक्स को रोक सकते थे। पहले हाफ में हम देखते हैं कि साउथ कोरिया के पास बॉल पोजीशन ज्यादा है, वो मैदान को चौड़ा कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा सतर्क हैं। जरा सा भी रिस्क हो तो वो बॉल पीछे पास कर दे रहे हैं। क्राउड गुस्से में है, लोग चिल्ला रहे हैं अटैक करो, क्योंकि गेम बहुत बोरिंग हो गया है। हर कोई साउथ कोरियन टीम को बू कर रहा है क्योंकि वो बहुत डिफेंसिव खेल रही है। होयोंग एक पल के लिए चौंक जाता है, उसे लगता है कि क्राउड उसे ही बू कर रही है। वो मानता है कि सही में गेम अब थम गया है और बोरिंग हो चुका है। वो सोचता है इस स्पेशल कंडीशन को पूरा करने के लिए हमें कम से कम 3 गोल करने होंगे। मैं क्राउड की चीयर सुनना चाहता हूँ, न कि बू। तभी उसे एक गैप दिखता है और वो सोचता है स्टेबल स्ट्रेटेजी अच्छी होती है लेकिन यहाँ एक ओपनिंग है। वो अचानक स्ट्रेटेजी बदलने का प्लान बनाता है और अटैकिंग फुटबॉल खेलने का फैसला करता है। कोच उसे देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या करने जा रहा है। होयोंग कप्तान को चिल्लाकर कहता है सीनियर मुझे बॉल पास करो, और ऐसा कहते हुए वो एक ओपोनेंट को क्रॉस कर जाता है। कप्तान ये देखकर बॉल पास करता है। होयोंग बॉल को बड़े साफ तरीके से रिसीव करता है और तेजी से आगे बढ़ता है। वो एक बॉडी फेंट करता है और अपनी शानदार ड्रिबलिंग से आगे बढ़ता रहता है। ओपोनेंट हैरान हो जाता है, वो सोचता है गेम का टेम्पो अचानक से तेज हो गया। क्राउड जोश में झूम उठती है। एक आदमी कहता है ओह तो ये सब प्लान का हिस्सा था, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा कुछ प्लान नहीं था। एक सीनियर प्लेयर होयोंग के पीछे दौड़ता है और कहता है क्या हुआ, अचानक तू क्यों भागने लगा। होयोंग जवाब देता है बस एक बार सपोर्ट करो, मैं ब्रेक थ्रू कर दूंगा। सीनियर मुस्कुराकर कहता है ठीक है चलो तेज चलते हैं, ओपोनेंट अभी डरा हुआ है। होयोंग सहमत होता है। कोच स्टैंड से चिल्लाता है अपनी बॉल का कब्जा मत खोना। वो सोचता है जापान की डिफेंस बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, ज्यादातर अटैक्स ब्लॉक हो जाएंगे। हम देखते हैं कि होयोंग बॉल सीनियर को पास करता है और 2 डिफेंडर्स को चकमा देते हुए आगे बढ़ता है। उसे रिटर्न पास मिलता है, अब बस एक डिफेंडर को क्रॉस करना बाकी है। होयोंग अपनी शानदार ड्रिबलिंग स्किल्स से न सिर्फ डिफेंडर को हराता है बल्कि उसी समय बॉल को किक भी कर देता है। दुर्भाग्यवश गोलकीपर बॉल को ब्लॉक कर देता है और होयोंग का गोल करने का मौका चला जाता है। सीनियर पास आता है और उसे दिलासा देता है, लेकिन होयोंग पहले से ही मोटिवेटेड है, उसे दिलासे की जरूरत नहीं। वो कहता है सीनियर हमें मोमेंटम बनाए रखना है, हम इन्हें तोड़ सकते हैं। इस अटेम्प्ट के बाद जापान के डिफेंडर्स आपस में स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। एक कहता है हमें हाफवे लाइन से ही प्रेस करना शुरू कर देना चाहिए। दूसरा जवाब देता है कोच ने तो कहा था और भी क्लोज रहना है। तीसरा डिफेंडर कहता है बस उन्हें लॉन्ग शॉट के लिए एंगल मत देना, हम स्पेस को एक्टिवली प्रेस करेंगे, मैन टू मैन मार्किंग करेंगे और होयोंग की अटैक को रोकेंगे। 5 मिनट बाद हम देखते हैं कि जापान की टीम हर प्लेयर को बहुत क्लोजली मार्क कर रही है और मैन टू मैन स्ट्रेटेजी अपना रही है। जो प्लेयर होयोंग को मार्क कर रहा है वो कहता है तू पास नहीं कर पाएगा, लेकिन होयोंग एक ही पल में उसे पार कर देता है और वो अपना बैलेंस ही नहीं बना पाता। उसका कॉन्फिडेंस एक पल में टूट जाता है। होयोंग बॉल को सियोक को पास करता है जो कि अनमार्क्ड है। सियोक बॉल को किक करता है और गोल कर देता है। होयोंग और सियोक दोनों गोल का जश्न मनाते हैं। अब तो कोच भी एक्साइटेड हो गया है। वो अपनी मुट्ठी भींचकर कहता है बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन रुकिए, यही तो कोच था जो अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि डिफेंसिव खेलो। गोल के बाद टीम के बीच बहस शुरू हो जाती है। एक प्लेयर चिल्लाता है सियोक को मार्क करने की जिम्मेदारी किसकी थी, इन्हें लड़ते देख। एक दूसरा प्लेयर जो थोड़ा समझदार था बीच में आता है और कहता लड़ाई मत करो, गेम अभी भी चालू है। वो डिफेंडर्स को सेंटर में जाने को बोलता है। गेम दोबारा शुरू होता है। होयोंग एनालाइज करता है कि डिफेंडर्स की मूवमेंट थोड़ी बदल गई है। वो एक ओपनिंग ढूंढता है और उसे एक ऐसा रास्ता दिखता है जो सीधे गोल की ओर जाता है। वो ली से आई कांटेक्ट करता है और बॉल लेकर तेजी से आगे बढ़ता है। एक ओपोनेंट होयोंग के पास आता है उसे रोकने के लिए, लेकिन होयोंग बॉल ली को पास कर देता है। ली बॉल के साथ आगे बढ़ता है और फिर सियोक को पास करता है। हम देखते हैं कि जापान अब भी मैन टू मैन मार्किंग कर रहा है। सियोक फिर से बॉल को किक करता है और एक और गोल कर देता है। ये उसका लगातार दूसरा गोल है। कमेंटेटर सियोक के बैक टू बैक गोल्स की तारीफ करता है। दूसरा कमेंटेटर ली के शांत और कंपोज्ड असिस्ट की तारीफ करता है। वो होयोंग के क्विक बर्स्ट और शानदार रन की भी तारीफ करता है।
क्राउड पागल हो रही है, लोग खुश हैं कि उन्होंने इस मैच का टिकट लिया। एक आदमी कहता है, ये तो फ्रांस वर्सेस जर्मनी से भी ज्यादा मजेदार है, मुझे ऐसे इंटेंस मैचेस बहुत पसंद हैं। दूसरी ओर एक ओपोनेंट होयोंग को घूरते हुए बुरी तरह हाँफ रहा है। वो होयोंग को गाली देता है और सोचता है, ये लड़का तो शैतान है। पहला हाफ खत्म होता है और टीम लॉकर रूम में लौट जाती है। कोच सभी की परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। वो समझता है कि होयोंग बहुत थक गया है, लेकिन होयोंग कूल होकर कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं अभी और दौड़ सकता हूँ। लेकिन अंदर से वो सोचता है, मैं सुपर थका हुआ हूँ, लेकिन मुझे सिस्टम की स्पेशल कंडीशन पूरी करने के लिए एक और गोल करना जरूरी है। जापान के लॉकर रूम में माहौल बहुत टाइट है। एक प्लेयर सोचता है, हम तो अपनी ताकत भी नहीं दिखा पाए और पहला हाफ खत्म हो गया। कोच खिलाड़ियों को एड्रेस करता है, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो हमें काउंटर करना ही होगा, पीछे मत हटो, अंत तक लड़ो। दूसरे हाफ के 10 मिनट बाद कोरिया का एक और प्लेयर लॉन्ग रेंज शॉट से बॉल को किक करता है और गोल कर देता है। तब तक होयोंग और सियोक बाकी 2 डिफेंडर्स को हैंडल कर रहे थे। अब तक जापान के खिलाड़ी हार मान चुके हैं और परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि क्राउड को भी अब यकीन हो गया है कि इस मैच का नतीजा तय हो चुका है। अब कोरिया की मोमेंटम को रोकना बहुत मुश्किल होगा। सेकेंड हाफ के 65वें मिनट में होयोंग को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। वो दिख रहा है कि वो काफी थक गया है। याद रहे, होयोंग की इस समय एक ही कमजोरी है और वो है उसका स्टेमिना। यही कमी शायद उसे इस टूर्नामेंट में आगे जाकर परेशान कर सकती है। वो सोचता है, अगर यही चलता रहा तो अंडर 17 लीग में खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ मैच खत्म होता है और कोरिया जापान को 3-0 से हरा देता है। मैच खत्म होने के बाद होयोंग शिंजी से सिंपल और डेलिकेट बॉल टच की टैलेंट हासिल करता है। वो सोचता है, शिंजी की स्किल्स अगली बार जरूर और बेहतर होंगी। अभी भले ही वो बी क्लास प्रोस्पेक्ट है, लेकिन कुछ सालों में वो ए क्लास प्रोस्पेक्ट बन जाएगा। लेकिन होयोंग का असली फोकस उस टैलेंट पर है जो उसने स्पेशल कंडीशन पूरी करके हासिल किया है। इसका नाम है पोटेंशियल बी। ये टैलेंट अपने आप उसकी सारी B- लेवल टैलेंट्स को B+2 लेवल पर अपग्रेड कर देगा। होयोंग इस पोटेंशियल टैलेंट को पाकर बहुत संतुष्ट है। इसी दौरान पूरी टीम लॉकर रूम की तरफ जा रही होती है, लेकिन अचानक एक शख्स उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और गुड गेम कहता है, वो भी एक विदेशी भाषा में। सभी खिलाड़ी चौंक जाते हैं। वो आपस में पूछते हैं, इसने क्या कहा, ये कौन है, इसने किस भाषा में बात की। होयोंग हैरानी में सोचता है, ये तो फ्रेंच लेजेंड मार्सेल डेसेली हैं। ये लेब्रूज के सदस्य हैं, जो फ्रांस की नेशनल फुटबॉल टीम का निकनेम है। यही टीम थी जिसने फ्रांस को वर्ल्ड कप जितवाया था। बाद में मार्सेल चेल्सी के कप्तान भी बने और अब वो इस टूर्नामेंट के एम्बेसडर हैं। उनका निकनेम है रॉक और वो अपनी जबरदस्त टफनेस और ऐसी फिजिकल प्रोवेस के लिए जाने जाते हैं जो इंसानी हद के करीब है। वो 1990s एंड 2000s के टॉप डिफेंडर में से एक रहे हैं। होयोंग मुस्कुराते हुए सोचता है, मेरी किस्मत कितनी बढ़िया है। अगर मुझे मार्सेल का फिजिक मिल जाए तो मैं अपनी कमजोरी जो स्टेमिना है उसे ठीक कर सकता हूँ। लेकिन लेजेंड तो लेजेंड होता है, इनकी कंडीशन बहुत मुश्किल होगी। उसे पता है कि वो 18 साल की उम्र से पहले T लेवल टैलेंट नहीं हासिल कर सकता। उसे S लेवल टैलेंट के लिए एक हिडन कंडीशन पूरी करनी होगी और ये हिडन कंडीशन तभी खुलेगी जब वो मार्सेल से कम एक टैलेंट हासिल करेगा। बाकी टैलेंट्स पाने के लिए उसे ये सब करना होगा। ये टूर्नामेंट जीतना, टॉप स्कोरर बनना, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना जाना, 4000 मिनट तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना और मार्सेल से गाइडेंस लेना। होयोंग सोचता है, मैं ये सब हासिल कर पाऊंगा या नहीं, ये सब फाइनल मैच पर निर्भर करता है। ये बहुत रेयर मौका है, मुझे शायद उससे बात करनी चाहिए। मुझे थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है। बिना ज्यादा सोचे वो आगे बढ़ता है और मार्सेल को ग्रीट करता है। मार्सेल मुस्कुराकर कहता है, तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, मैंने गेम का आनंद लिया। वो सोचता है, हालांकि गोल सबसे ज्यादा सियोक ने किए, लेकिन सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी होयोंग था। अंडर 16 लेवल पर इसने प्रोफेशनल जैसा परफॉर्मेंस दिया। मुझे लगता है यह प्रो लेवल तक पहुंच चुका है। होयोंग कहता है, आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मार्सेल जवाब देता है, तुम मुझे जानते हो। होयोंग प्यारी मुस्कान के साथ कहता है, बिल्कुल, आप जॉन टेरी के मेंटर हो, मैं चेल्सी का बड़ा फैन हूँ। मार्सेल हैरान रह जाता है। वो होयोंग के गालों को हल्के से खींचता है और कहता है, तुम्हें काफी कुछ पता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरा चेहरा पहचान लोगे। वो होयोंग के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, अवार्ड सेरेमनी में तुमसे फिर मिलूंगा। लॉकर रूम में होयोंग चैन की सांस लेता है। बाकी टीममेट्स उसके आसपास आकर कहते हैं, तू तो कमाल का इंग्लिश बोलता है यार, तू कितना कूल लग रहा था। होयोंग सोचता है, सच कहूँ तो मैंने कभी इंग्लिश सीखी नहीं, लेकिन मेरी स्किल्स अपने आप काफी बेहतर हो गई हैं। अगर मैं मोनिका का लैंग्वेज टैलेंट ले सका तो मैं स्पेनिश भी सीख जाऊंगा। इससे यूरोप जाना और आसान हो जाएगा। सियोक मजाक में कहता है, होयोंग, अगले मैच में तू ओपोनेंट्स की टैक्टिक्स चुपचाप सुन लेना। कप्तान हैरानी से कहता है,
पागल है क्या? अगला ओपोनेंट फ्रांस है, वो इंग्लिश नहीं फ्रेंच बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि कोरियन टीम फाइनल्स में पहुंच चुकी है और उनका मुकाबला फ्रांस से है। हर तरफ आर्टिकल्स छपे हैं, अगर फ्रांस जीते तो बदला पूरा होगा और अगर कोरिया जीते तो ये उनका पहला चैंपियनशिप होगा। होयोंग के माता पिता स्क्रीन से चिपके हुए हैं, टूर्नामेंट की हर अपडेट को खुशी से देख रहे हैं। जैसे जैसे ये फेटेड रीमैच पास आता है, कोरियन फुटबॉल फैंस के दिलों में फिर से जोश की आग जल उठती है। फ्रांस में रात हो चुकी है और अब फाइनल गेम शुरू होने वाला है। मैदान में हर खिलाड़ी का नाम बड़े स्क्रीन पर बोला जा रहा है। हम पहली बार फ्रांस के नंबर 7 को देखते हैं, जो पिछले मैच में कोरिया के खिलाफ नहीं खेल पाया था क्योंकि वो इंजर्ड था। उसका नाम है मूसा सिसोको। वो फ्रेंच टीम का इक्का है। जैसे ही उसका नाम लिया जाता है, क्राउड पागल हो उठती है। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, फ्रांस को तुम्हारी जरूरत है। अब कोरियन टीम का नंबर 7 बोला जाता है, ये है होयोंग। फ्रेंच कोच सोचता है इसे ही सबसे ज्यादा संभालना होगा। हर कोई अब इस फाइनल गेम को देखने के लिए तैयार है। होयोंग और मूसा एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, दोनों की आंखों में मुकाबले की आग है। मैच शुरू होता है, क्राउड जोश में चिल्लाती है। मूसा एक कोरियन प्लेयर पर ऐसा बॉडी प्रेशर डाल रहा है जैसे एक बब्बर शेर किसी बिल्ली पर हमला कर रहा हो। होयोंग उसे देखकर सोचता है, मूसा तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। टीवी पर जो देखा था ये उससे कहीं हट्टा कट्टा है, एकदम मॉन्स्टर जैसा। अपनी गजब की स्टेमिना और थकान रहित फिजिक के दम पर वो पूरे मैदान पर अपनी मौजूदगी जाहिर कर रहा है। वो एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है जो अपने नेचुरल एथलेटिक एबिलिटी से पूरा मिडफील्ड कवर करता है। उसकी टैलेंट्स को कॉपी करने की कंडीशंस हैं। 45 मिनट तक उसके साथ फुटबॉल खेलो, मैन ऑफ द मैच बनो और एक गोल करो। वो मैदान पर ऐसे घूम रहा है जैसे किसी कार का वाइपर बर्फ साफ कर रहा हो। हर बार जब कोरियन प्लेयर उसे चैलेंज करता है, वो उसे धक्का देकर पीछे कर देता है। लेकिन मूसा की भी अपनी कमजोरी है, वो बेसिक टेक्निक और गेम सेंस में कमजोर है। यही वो ओपनिंग है जिसे होयोंग को इस्तेमाल करना है। हम देखते हैं कि होयोंग लाइन से पीछे हट जाता है ताकि खुद ही बॉल चुरा सके। वो सोचता है, अगर मैं मूसा के फिजिक को ओवर पावर नहीं कर सकता तो मैं उसे बस अवॉइड करूंगा। अगर मूसा मिडफील्ड को अपनी स्टेमिना से बिगाड़ेगा तो मैं भी फायर को फायर से लड़ूंगा। होयोंग बॉल लेता है और विपक्षी एंड की ओर दौड़ता है। वो एक ओपोनेंट को अपनी ड्रिबलिंग से चकमा देता है और फिर दूसरे को भी वही करता है। मूसा घबराया हुआ है। वो सोचता है, क्योंकि होयोंग चारों ओर दौड़ रहा है, हमारा मिडफील्ड डिफेंस बिखर रहा है। वो चिल्लाता है, रुक जा लड़के, भागना बंद कर। होयोंग मुस्कुराकर कहता है, मैं भाग नहीं रहा। लेकिन अचानक वो बॉल अपने टीममेट को पास करता है और फिर मूसा को आसानी से क्रॉस कर जाता है। मूसा हैरान होता है और सोचता है, ये हमेशा डायरेक्ट टक्कर से बच रहा है, ये बहुत अनोइंग है। ऊपर से मीडिया बस इसके हैंडसम फेस की तारीफ करती रहती है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो गंभीर चेहरा बनाकर सोचता है, ये फ्रांस है, हमारा होम ग्राउंड, मैं इसे इसका असली स्थान दिखाकर रहूंगा। तभी अचानक उसके एक साथी खिलाड़ी ने बॉल होयोंग को पास कर दी। जैसे ही होयोंग बॉल रिसीव करता है, मूसा एकदम से उसके पास आकर अपनी ताकतवर फिजिक से उसे प्रेस करना शुरू कर देता है। मूसा अब पूरी तरह होयोंग पर हावी हो गया है और रेफरी इस सब पर कुछ नहीं बोल रहा। वो बहुत ज्यादा लिनियंट है, जब तक बहुत बड़ा फाउल न हो वो सीटी नहीं बजाएगा। क्राउड फिर से जोश में चिल्लाने लगती है क्योंकि अब असली मुकाबला शुरू हो गया है। दोनों टीमों के मुख्य खिलाड़ी बॉल के पोजीशन के लिए भिड़ गए हैं। इसी टक्कर में होयोंग को जोर से धक्का लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो सोचता है, ना मैं शॉट ले पा रहा हूँ, ना ब्रेक थ्रू कर पा रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ ये मूसा मुझे बॉडी ब्लॉक करता है। इतनी भारी मार्किंग में खेलना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही खेल की सच्चाई है। किसी और को दोष नहीं दे सकता। ये मेरी खुद की कमजोरी है कि मैं ताकत का फर्क पार नहीं कर पा रहा। इसके बाद जब भी मूसा होयोंग के सामने आता है, होयोंग का शरीर अपने आप टेंशन में आ जाता है। पहले हाफ के 40 मिनट में वो सिर्फ एक शॉट और एक ब्रेक थ्रू कर पाया, और वो भी गोल में नहीं बदले। फ्रांस कोच मुस्कुराता है और सोचता है, हमारी स्ट्रैटेजी पूरी तरह काम कर रही है। इस रफ्तार से तो वो बॉल का पोजीशन तक नहीं रख पा रहा। अगर उसकी खासियत ड्रिबलिंग है तो बस हमें उसकी ड्रिबलिंग रोकनी है। तो अब मैच में जब भी होयोंग ड्रिबल करने की कोशिश करता है, मूसा उसे बॉडी प्रेस करके बॉल छीन लेता है। होयोंग सोचता है, मुझे ये गेम जीतना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। उसे कोच कार्लो की सीख याद आती है, जब तुम्हारा शरीर डर कर खेले तो तुम्हें दिमाग से आक्रामक बनना होगा। होयोंग गहरी सांस लेता है और सोचता है, फिलहाल बस सहना पड़ेगा जब तक सही मौका न आए। 43 मिनट में फ्रेंच टीम कोरिया के खिलाफ पहला गोल कर देती है। क्राउड खुशी से झूम उठती है। एक आदमी कहता है, हमने कोरिया के नंबर 7 को पूरी तरह बंद कर दिया। वो तो मूसा के सामने एकदम शट डाउन हो गया। शायद फिजिक का डिफरेंस बहुत ज्यादा है।
दूसरी ओर होयोंग पसीने से तरबतर है और सोचता है, ब्राजील में जो स्टाइल मैंने सीखा था वो यहाँ काम नहीं कर रहा। मैं कितना भी सह लूं, इतनी कम प्रोग्रेस से तो अब बेचैनी सी हो रही है। तभी उसके दो टीममेट्स पीछे से आकर उसे जोर से थपकी देते हैं। कप्तान कहता है, होश में आ जा, गेम तो अभी शुरू हुआ है। हैरानी की बात यह है कि कुछ कोरियन सपोर्टर्स भी हैं जो जोर से चिल्लाकर होयोंग को सपोर्ट कर रहे हैं। वो चिल्लाते हैं, तू कर सकता है, अभी भी मौका है। होयोंग हैरान होकर उनकी आवाज सुनता है। ली, जो हमेशा शांत और ठंडे दिमाग वाला रहता है, कहता है, अगर होयोंग पर मार्किंग हो रही है तो हम बाकी लोगों को लगातार मूवमेंट करनी होगी ताकि हम अटैक का रास्ता ढूंढ सकें। अगर इंडिविजुअल प्ले और ब्रेक थ्रू मुश्किल है तो हमें लॉन्ग रेंज शॉट से ओपनिंग निकालनी होगी। होयोंग मुस्कुराता है और सोचता है, ये पहली बार नहीं है जब मैं किसी दीवार से टकराया हूँ। पूरी टीम अब नए स्ट्रेटेजी के साथ पूरा जोश लेकर दोबारा पटरी पर लौट आई है। होयोंग सोचता है, मैं ऐसे दौड़ूंगा जैसे सब कुछ जला देने को तैयार हूँ। मैं चाहे जितनी बार गिरूं, हर बार फिर उठूंगा। मैच आगे बढ़ता है और जैसा कि उम्मीद थी, मूसा हर बार होयोंग के पास बॉल आते ही उस पर जबरदस्त प्रेसिंग करता है ताकि वो ड्रिबलिंग न कर सके। इसलिए होयोंग बॉल अपने एक टीममेट को पास कर देता है। वो टीममेट बॉल रिसीव करता है और आगे बढ़ते हुए बॉल ली को पास करता है, जो उसके ठीक सामने दौड़ रहा होता है। ली बॉल को बहुत क्लीनली रिसीव करता है और जैसे ही वो उसे गोल की ओर शूट करने वाला होता है, बॉल अचानक टर्फ पर अजीब तरीके से उछलती है और सीधा गोलकीपर के हाथों में चली जाती है। पूरा कोरियन सपोर्टर्स ग्रुप उदास नजर आता है, यहाँ तक कि होयोंग भी थोड़ा निराश हो जाता है, जबकि मूसा राहत की सांस छोड़ता है। हमेशा शांत रहने वाला ली इस सीरीज में पहली बार फ्रस्ट्रेटेड दिखता है। उसे पता है कि उसने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और इसी के साथ फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। फ्रांस 1-0 से लीड कर रहा है। होयोंग जमीन पर बैठ जाता है, उसके चेहरे पर थोड़ी निराशा साफ झलकती है। मूसा उसके पास आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, सर उठा के रखो, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। होयोंग ठोस आवाज में खड़ा होता है और कहता है, मैं सिर्फ सर नहीं उठाऊंगा, मैं ये मैच जीत कर दिखाऊंगा। असली मैच तो अब शुरू होगा। लॉकर रूम में असिस्टेंट कोच हेड कोच से कहता है, सर होयोंग मैदान में बहुत संघर्ष कर रहा है, क्या हमें उसे सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए? हेड कोच जवाब देता है, बकवास मत करो, अभी बस एक पॉइंट का फर्क है और हमारे पास पूरा सेकंड हाफ बाकी है। असिस्टेंट कहता है, पर जैसा मैं देख रहा हूँ ये बहुत टफ लग रहा है, क्यों न किसी ऐसे कोरियन प्लेयर को उतारें जिसके पास फिजिकल एडवांटेज हो। हेड कोच थोड़ा शांत होकर पूछता है, तुम्हें पता है फुटबॉल राउंड क्यों होता है? असिस्टेंट जवाब देता है, नहीं सर, मुझे नहीं पता। तभी हेड कोच गुस्से में आ जाता है और कहता है, अगर नहीं पता तो जाकर सोचो इस बारे में और बकवास करना बंद करो मैदान के किनारे से। होयोंग कहता है, शुक्रिया सर, मुझ पर भरोसा करने के लिए। हेड कोच जवाब देता है, तुम ही तो हो इस मैच की मैं आखिरी पल तक तुम पर भरोसा रखूंगा। न सिर्फ होयोंग बल्कि मेरे भी कोच की बात को सुनकर एकदम गूज़बम्स आ गए। सभी खिलाड़ी दोबारा स्टेडियम की ओर लौटते हैं। होयोंग अब भी सोच रहा होता है, कोच मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, मुझे कोई तरीका निकालना होगा उस भरोसे को लौटाने का। लेकिन तभी अचानक सिस्टम कहता है, फुटबॉल प्रोडिजी टैलेंट S- लेवल अब पूरी तरह से सफलतापूर्वक एब्सॉर्ब हो गया है। होयोंग सोचता है, ये वही टैलेंट है जो मैंने नेमार से हासिल किया था। सिस्टम ने कहा था कि इसे पूरी तरह से एब्सॉर्ब होने में 40 दिन लगेंगे, अब 40 दिन हो गए हैं। इस टैलेंट के पूरी तरह एब्सॉर्ब होते ही बाकी सारे टैलेंट्स जो होयोंग ने कॉपी किए थे और रुके हुए थे, वो सब एक साथ एक्टिवेट हो गए। इन टैलेंट्स में शामिल हैं एक्सेलेंट एजिलिटी, स्ट्रॉन्ग मसल्स, जीनियस लेवल फुटबॉल IQ, शार्प प्रेडिक्टिव एबिलिटी, प्रिसाइज और फास्ट किक्स और शानदार बॉल कंट्रोल। होयोंग अपनी मुट्ठी बंद करके सोचता है, इन टैलेंट्स के खुलने के साथ मैं हर उस इंसान का भरोसा चुकाऊंगा जिसने मुझ पर विश्वास किया। स्टैंड्स में फ्रांस का कोच सोचता है, हालात अच्छे लग रहे हैं, भले ही हम बस एक पॉइंट से आगे हैं। कोरिया के लिए टर्न अराउंड करना लगभग नामुमकिन है, कम से कम तब तक जब तक उनका की प्लेयर होयोंग शट डाउन है। अब बस हमें एक और गोल करना है और फिर अपनी डिफेंस को पूरी तरह लॉक कर देना है। और अब सेकंड हाफ शुरू होता है।